साइड ये कि अगर रशिया से पाकिस्तान को तेल सस्ता मिल जाए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 30% का भी डिफरेंस अगर हो तो डॉक्टर साहब कुछ तो फायदा होगा ना पाकिस्तान को? यकीनन होगा, मगर आप ये सोचिए कि अमेरिका जो है IMF पे बैठा हुआ है। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर रशिया से तेल ले लेगा तो पाकिस्तान की जो गर्दन है वो मरोड़ देगा अमेरिका, क्योंकि IMF की जरूरत सबसे ज्यादा अब पाकिस्तान को है, क्योंकि अब सऊदी जैसे देशों ने भी पाकिस्तान का साथ देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। इस डिबेट में आप कैसे सुनोगे कि सऊदी अरब ने अब सीधा सीधा कह दिया है, सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर ने सीधा सीधा कह दिया है कि हम भीख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा है वो हम हमारा पैसा आपकी भीख पे बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर से एक बार मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ये रशिया से तेल की जो डील कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का जो कहर है, इनको अमेरिका के कहर का इनको सामना करना पड़ेगा, वो भी सीधा सीधा IMF में। तो कहीं ना कहीं अब सिर्फ और सिर्फ अगर टकटकी लगी है पाकिस्तान की तो सिर्फ और सिर्फ IMF पे है। और अब आने वाले समय में IMF इनके साथ क्या डील करेगा, क्या लोन देगा, क्या नहीं देगा, या रशिया से कैसे डील करेंगे ये, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 1.5 महीने से ज्यादा डिले हो चुका है IMF प्रोग्राम के रिव्यू में, और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट थी ऑब्वियसली, इस वजह से उन्होंने वो तमाम जो पहले इंटेंट जाहिर की थी वो उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। डॉक्टर साहब, डॉलर की कीमत क्या होनी चाहिए कि आपके ख्याल में मार्केट रेट क्या है? वैसे तो इंटर मार्केट में 270-75 तक चला जाता है, अगर फ्री फ्लोट करने दे या नेचुरली फ्लोट करने दे पाकिस्तान तो ये कहां तक जाएगा? और एट द वेरी सेम टाइम उससे तो महंगाई और नहीं बढ़ जाएगी सर? बात दरअसल ये है कि जो पॉलिसी हुकूमत ने इख्तियार किया पिछले कुछ महीनों से, खास तौर पर सितंबर के बाद, आपको याद होगा सितंबर के महीने में रुपए की कदर जो है वो गिर के 240 रुपए फी डॉलर हो चुकी थी। उसके बाद में जब चेंज आया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स में तो पॉलिसी में वाज़े तौर पर तब्दीली आई है, बिल्कुल। और अब एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करने के बजाय गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने यह पॉलिसी इख्तियार किया कि LCs को फिजिकली रोका जाए। ये दरअसल बड़ी नामुनासिब पॉलिसी है, इसलिए कि ये बहुत आर्बिट्ररी और डिस्क्रेशनरी है, और इसके नतीजे में हमारा सनती पैदावार को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप ये देखिए कि सनती पैदावार 3.5% कम हो चुकी है पहले 5 महीने में। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुनासिब रेट क्या है। अब आपको हैरत होगी ये सुन के कि हुकूमत ने LCs को रोककर जो मिकदार है दरामदात की वॉल्यूम उसको 25% तक कम कर दिया है। इसकी वजह से तो शॉर्टेजेस पैदा हो गई हैं। अगर वो इसी तरह की कोशिश करते कि दरामदात में कमी आए एक्सचेंज रेट के थ्रू, तो एक्सचेंज रेट को बहुत से ज्यादा गिराना पड़ता है। मेरा अंदाजा ये है कि अगर वापस हुकूमत IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद मुनासिब एक्सचेंज रेट पॉलिसी की तरफ जाती है और LCs के रोकने का सिलसिला बंद करती है, तो इस वक्त जो रेट 230 के करीब होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता एक मैनेज फ्लोट के तहत, उसमें तकरीबन 15% इजाफा करना पड़ेगा, ताकि जो गैप है हमारे इस वक्त ओपन मार्केट रेट में, यानी कि ब्लैक मार्केट रेट में और आपके इंटरबैंक रेट में, वो कम से कम हो जाए, और जो डाइवर्शन इस वक्त हो रहा है रेमिटेंसेस का हवाला की तरफ और एक्सपोर्ट्स का भी हवाले की तरफ, काफी हद तक वो कम 40-45 रुपए बढ़ जाएंगे 15% के हिसाब से अगर बात करें। भाई साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। एक मिनट 15% से आपका तकरीबन 35 रुपए बढ़ेगा। ठीक, अच्छा पाशा साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि माहिर तो आप हैं, खान साहब ने भी कहा कि या डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे या IMF के पास जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो सब ये कह रहे हैं जी कि IMF, तो पूरी दुनिया में तो मेरा ख्याल इस तरह नहीं होता, तो ममालिक तो अपनी इकॉनमी आप भी संभाल लेते हैं,
تو کیا واقعی IMF کے بغیر پاکستان اکنومیکلی نکل ہی نہیں سکتا اس عذاب سے؟ یہی ایک راستہ ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو پچھلے IMF پروگرامز تھے، ہم 22 پروگرام میں جا چکے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ پروگرام کی اس لیے اہمیت زیادہ ہے کہ پہلی دفعہ ہماری فائنینشیل پوزیشن اس حد تک خراب ہو چکی ہے. اب آپ کو حیرت ہوگی سن کے یہ بات کہ جولائی سے دسمبر تک جو نئے قرضے آئے ہیں پاکستان میں اور انویسٹمنٹ، وہ ری پیمنٹ سے کم ہے. پہلی دفعہ پاکستان کے توازن ادائیگی میں فائنینشیل اکاؤنٹ میں منفی ہے. یہ 20 سال سے ایسا نہیں تھا. تو آپ سوچئے کہ باہر سے لوگ پاکستان کو پیسہ دینا یا لینڈ کرنا نہیں چاہ رہے. اب اس سچویشن میں IMF is globally known as lender of the last resort. اگر آپ کو آگے چل کر اپنے ڈیٹ ری پیمنٹس کو ری شیڈیول کروانا ہے، جو کہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ بوجھ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور نیا پیسہ نہیں آ رہا ہے، تو اس ری شیڈیولنگ کے لیے آپ کو IMF کی چھتری شدید اس کی ضرورت ہوگی. اس کے بغیر دوسرے جو آپ کے لینڈرز ہیں وہ مانیں گے نہیں. IMF کی چھتری آپ کو اگلے کچھ مہینوں میں ضرورت ہوگی اگر آپ ڈیٹ ری شیڈیولنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر IMF کی طرف ہم نہیں جاتے تو ڈیفالٹ یقینی ہے، یہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ خدا نہ خواستہ ہے، یہ کافی حد تک صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک آرگیومنٹ آتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنا سیریس ہے لیکن وہ کافی وائڈلی اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، وہ آپ بہتر بتائیں گے کہ درست بات ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیفالٹ ہو جائے پاکستان، اس میں ایک طرح سے بھلائی ہے پاکستان کی کہ امریکہ کے تسلط سے پاکستان نکل آئے گا. چین اور روس نے یہ مشورہ دیا، یہ بات درست ہے کیا؟ دیکھیے یہ بہت خطرناک اسٹریٹجی ہے. آپ ایک ملک کا میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، سری لنکا جو ہم سے بہت قریب ہے اور جس کی فی کس آمدنی ہم سے 2 گنا ہے، اس کے باوجود وہ ڈیفالٹ کر گئے اپریل کے مہینے میں پچھلے سال. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تقریباً ہر چیز کی کمی ہو چکی ہے. وہاں کوئی تیل موجود نہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی سخت کمی ہے. اور جب انہوں نے ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا تھا اس کے فوراً بعد پبلک ایجیٹیشن ہوا اور پرائم منسٹر صاحب کے گھر تک کو جلا دیا گیا. تو سوشل انٹرسٹ کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. آج پوزیشن یہ ہے تقریباً 7, 8, 9 مہینے کے بعد کہ سری لنکا میں افراط زر کی رفتار 61%. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں حفیظ پاشا صاحب، شرح نمو -8%. ان حالات میں آپ بتائیے کہ پاکستان کے عوام کا کیا حشر ہو سکتا ہے. اچھا پاشا صاحب، یہیں پہ میں جو اب آج کل میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 32% افراط زر کی شرح ہے. میرا آپ سے سوال ہے، عام آدمی کو تو ہم جیسے کو تو غرض نہیں کہ IMF کے پاس جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اس بیچارے کے لیے کیا خبر ہے؟ یہ 32% جو مہنگائی ہے اس کا کوئی سکوپ ہے یہ کھڑی ہو جائے یا کم ہو جائے یا کنٹرول ہو جائے؟ کوئی ایسا میجک ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ اور اس کے لیے ایک فنڈامنٹل اسٹریٹجک ڈیسیشن لینا ہے آپ کو، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے جو ملک کے امیر طبقہ ہے، ٹاپ 1% اور شرفا جسے ہم کہتے ہیں ایلیٹ، بے شمار مرات ان کو پچھلے 75 سال سے مل چکے ہیں. اندازہ ہمارا یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک رپورٹ بھی لکھی تھی، ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ UNDP کی پچھلے سال کی، جس میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو مرات ہم نے پاکستان کے امیر طبقے کو دیے ہیں وہ تقریباً 2000 ارب ہیں. اب وقت آ گیا کہ وہ واپس لیں. یہ سر سالانہ ہے؟ سالانہ. اور اگر آپ کو ملک کو چلانا ہے تو یہ 2000 ارب کے مرات آپ واپس لیں اور اس میں سے آدھا حصہ جو ہے بجٹ خسارے کو کم کریں اور ڈیولپمنٹ کے خرچوں پہ لے جائیں، اور ہر سال 1000 ارب کے ٹارگیٹڈ سبسڈیز اینڈ ٹرانسفرز عوام کو کریں. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ مناسب سمجھیں گے. جی پلیز. ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہمارے ملک کے سب سے بڑے زمیندار دیتے ہیں.
उनकी सालाना आमदनी 1000 अरब के करीब है, खींच खांच के वो मुश्किल से 3 अरब के 3 अरब। और दूसरी तरफ बिलियन। यस, और खाने पीने की अशिया पर 17% टैक्स लगाया पिछली हुकूमत ने, चीनी पर और घी पर। कितना रेवेन्यू उठाते हैं हम इन दो खाने पीने के अशिया जिसका बोझ अवाम पे पड़ता है? 110 अरब अवाम पर खाने पीने की टैक्स लगाई, और सबसे अमीर जमींदारी तबका जो है उससे रेवेन्यू नहीं ले पा रहे हैं आप। तो ऐसा निजाम तो चल नहीं सकता। इट इज नॉट सस्टेनेबल। द टाइम हैज कम फॉर अ बिग बिग चेंज। दुरुस्त। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी चेंज हुई है, यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से पैसे शैसे मांग के मामला हम कर लेते थे, उसमें एक बहुत बड़ा फ्रेंड पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया है, और उनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर की आई है कि अब ये गैर मशरूत मदद करने वाला, कर्जे देने वाला ये सिलसिला भाईजान हमने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ ठीक है, अनाउंसमेंट्स उन्होंने की है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, आपके रोल ओवर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या गिव एंड टेक चाह रहे होंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान के साथ? एक बात मैं कह दूं आपसे कि पाकिस्तान की पॉलिसी में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम इस लिहाज से है कि हमारा बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ ऑयल सप्लाईज में सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया ने आपको डिफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी भी दी है 1.2 अरब डॉलर की। अब आप रशिया की तरफ जा रहे हैं तो आपका ख्याल यह है कि अगर 30% तेल आप वहां से लेंगे तो सऊदी अरेबिया खुश होगा? सही। मैं इसके आगे कुछ इस बारे में अच्छा, इसका वैसे लेकिन इसकी काउंटर साइड ये कि अगर रशिया से पाकिस्तान को तेल सस्ता मिल जाए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 30% का भी डिफरेंस अगर हो तो डॉक्टर साहब कुछ तो फायदा होगा ना पाकिस्तान को? यकीनन होगा, मगर आप ये सोचिए कि अमेरिका जो है IMF पे बैठा हुआ है, सबसे बड़ा IMF का बोर्ड मेंबर है। वो हमसे ऑलरेडी इस बात पे नाराज है कि हमने चाइना के साथ रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग कायम किया था, जो आजकल थोड़ा कम हो गया है, उस पे नाराज। अब आप रशिया की तरफ जाएंगे इन हालात में, मेरी गुजारिश ये है कि सोच समझ के फॉरेन रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशंस को इस वक्त पाकिस्तान को कंडक्ट करना है, सोच समझ के आगे बढ़ना।